बेटी पैदा होने का श्राप दे रही है। शर्म कर ले, अपनी 3-3 बेटियों की कतार खड़ी कर रखी है और हमें कह रही है। वही ना माँ जी, अपना पति तो संभलता नहीं है और मुझे आकर ज्ञान बांट रही है। मुझे तो बेटा ही होगा जो मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। उसे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाऊंगी मैं। अरे अभी पता लग जाएगा कि तू छोरा जनेगी की छोरी। जरा चल के तो दिखा फुलवा। फुलवा उठकर आगे चलती है, जिसे देखकर गांव की मासी का चेहरा बन जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, सुजाता अपने पर्स से नोट की गड्डी निकालकर उसके हाथ में रख देती है। बता मौसी, बेटा ही होगा ना? आपके घर के वंश को कोई रोक सकता है क्या? बेटा ही होगा। कुछ दिनों बाद फुलवा को दर्द उठता है और उसे एक बेटी पैदा होती है, जिससे आने वाले सभी रिश्तेदारों के चेहरे मुरझा जाते हैं। फुलवा भी लगातार रोती ही जाती है। ये ले, तुझे बाल गोपाल दे रही हूँ, अगली बार बेटा ही जनना। बेटी पैदा होने का श्राप दे रही है। शर्म कर ले, अपनी 3-3 बेटियों की कतार खड़ी कर रखी है और हमें कह रही है। वही ना माँ जी, अपना पति तो संभलता नहीं है और मुझे आकर ज्ञान बांट रही है। मुझे तो बेटा ही होगा जो मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। उसे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाऊंगी मैं। अरे अभी पता लग जाएगा कि तू छोरा जनेगी की छोरी। जरा चल के तो दिखा फुलवा। फुलवा उठकर आगे चलती है, जिसे देखकर गांव की मासी का चेहरा बन जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, सुजाता अपने पर्स से नोट की गड्डी निकालकर उसके हाथ में रख देती है। बता मौसी, बेटा ही होगा ना? आपके घर के वंश को कोई रोक सकता है क्या? बेटा ही होगा। कुछ दिनों बाद फुलवा को दर्द उठता है और उसे एक बेटी पैदा होती है, जिससे आने वाले सभी रिश्तेदारों के चेहरे मुरझा जाते हैं। फुलवा भी लगातार रोती ही जाती है। ये ले, तुझे बाल गोपाल दे रही हूँ, अगली बार बेटा ही जनना। नहीं दादी, मुझे मत मारिए। अभी तो छुआ भी नहीं है तुझे। ये स्कूल जाकर ड्रामा सीख कर आई है तेरी बेटी महेश। तभी सुजाता चिमटे को गर्म करके प्रिया के हाथ में लगा देती है। ये कहानी शुरू होती है महेश के घर से, जो माधोपुर गांव में रहता है। यूँ तो महेश खुद पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसकी सोच बहुत ऊंची थी। गांव के रईसों में महेश का परिवार भी आता था। महेश की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे और उसकी पत्नी माँ बनने वाली थी। गोद भराई की रस्म में गांव की सभी औरतें महेश के घर रस्म करने आती है। काफ़ी देर हो गई भाभी को खुशखबरी सुनाने में। कहीं माँ बनने में भाभी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे क्यों कोई दिक्कत होगी छबीली? दूध दही खिलाती हूँ मैं अपनी बहू को। देखकर तो लगता नहीं कि भाभी बेटे को जन पाएगी। जिसे भी देर से गर्भ धारण होता है और जिस औरत का शरीर कमज़ोर होता है ना, उसे तो बेटी ही होती है। अरे करम फूट जाए तेरा सत्यानाशनी, इतने शुभ दिन मेरे घर आकर और अब रोक के भी करेगी क्या? जो करम में आग लगनी थी वो तो लग गई। ये सब क्या तरीका है? आप लोग तो ऐसे रो रहे हैं जैसे घर पर कोई मातम हो। अरे भगवान ने हमारे घर लक्ष्मी भेजी है और आप लोग है कि रो रहे हैं। ये मेरी बेटी है और मेरी जिम्मेदारी। किसी को मेरी बेटी के जन्म पर टेस हुए बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। अब प्रिया 19 साल की हो जाती है। प्रिया रसोई में काम कर रही होती है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। आइए आइए भाई साहब, बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। देख बहू, हमारे समधी जी दरवाजे पर आए हैं, उनकी खातिरदारी तो कर, चाय नाश्ता लगा। सास के बिना बुलाए मेहमान को देखकर फुलवा चिढ़ जाती है। मुझे आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप प्रिया को देखने लड़के वालों को बुला रही है? मुझे पता होता तो मैं अपने गांव में अपनी बेटी का रिश्ता करती। आपको तो घूम फिर कर अपने ही रिश्तेदार बढ़ाने होते। ये मत भूल कि तुझे भी मैं ही ब्याह कर लाई हूँ और ये प्रिया नाम का बोझ हमारे सर पर तेरे ही कारण आया है। जितनी कमाई होती नहीं उससे ज़्यादा तो तेरा पति इसके पढ़ाई में लगा देता है। जितने दिन इस घर में रहेगी उतना ही ज़्यादा खर्च बढ़ता रहेगा। उससे अच्छा है कि उसके हाथ पीले करके हम मुक्त हो जाए। जैसी ही रसोई से प्रिया बाहर आती है, मेहमानों को देखकर चौंक जाती है। ये लोग कौन है दादी? अब बेटा इनके पैर छू, ये तेरे होने वाले सास ससुर हैं। ये आप क्या कह रही हैं दादी? मुझे कोई शादी नहीं करनी। ये कहती हुई प्रिया कमरे में भाग जाती है। शर्मा गई। बच्ची तो बड़ी प्यारी है, हमें पसंद है। अब आपको पसंद ही है तो हम कौन होते हैं आनाकानी करने वाले? हम तो बेटी के घर वाले हैं। बस हमारी बच्ची अच्छे घर में चली जाए और हमें क्या चाहिए। फुलवा और सुजाता मिलकर प्रिया का रिश्ता पक्का कर देते हैं। शाम को जब महेश घर आता है। अरे प्रिया, कल तेरी परीक्षा है ना, तैयारी कैसी चल रही है तेरी? बस 1 साल और फिर तू ग्रेजुएट हो जाएगी। कहाँ से ग्रेजुएट हो जाऊंगी पापा? दादी और माँ मिलकर मेरी शादी पक्की कर रहे हैं। जैसी तू वैसी तेरी बेटी, सारे अपने गुण दे दिए अपनी बेटी को तूने। एक बात अपने पेट में नहीं रख सकती, साफ जाकर महेश के सामने बोल दिया। अरे नाश पीटी, तेरा बाप थका हारा आया है, यह नहीं कि तू उसे पानी का गिलास दे। तुझे तो आते ही उसे सारी बात कह देनी है। और ये आप सब चीज़ में मुझे क्यों घसीट कर ले आती हैं? मुझे तो लगता है कि मुझे बेटी आप ही के कारण हुई है। आप ही मुझे दूध में न जाने क्या डालकर देती थी। हो सकता है कि आपके मन में जलन हो, क्योंकि आपकी बेटी को लगातार बेटियां हो रही थी ना, और कहीं आपकी बहू को बेटा हो जाता तो मेरा ओहदा बड़ा ना हो जाता। मेरी बेटी के बारे में कह रही है? अरे वो तो बेचारी पैदा होते ही घर का सारा काम करने लगी थी और सीधा ब्याह कर अपने घर गई।
तेरे जैसी तो नहीं थी जो घर में एक दिन का भी नहीं तोड़ती। और तेरे मायके वाले कैसे हैं बहू, वो तो पूरा गांव जानता है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि बहू लाओ तो अपने बराबरी की। अब चुप भी हो जाओ आप दोनों। ये सब क्या है? किससे पूछकर आपने लड़के वालों को बुलाया माँ? मैं उनके घर जाकर अभी मना करके आता हूँ। मेरी बेटी पढ़ेगी, वो इन झंझटों में अभी नहीं पड़ेगी। शादी करनी है ना, पूरी उम्र पड़ी है उसके लिए। इस प्रिया ने न जाने क्या जादू कर दिया है तुझ पर। अरे अब तो गांव वाले भी बातें बनाने लगे हैं। कौन ही गया है स्कूल हमारे गांव से, बता। एक तुझे ही अपनी बेटी को पढ़ाना है। पैसे की कमी हो गई क्या जो बेटी के पैसों को खाना चाहता है? तुम्हें क्या लगता है माँ, तुम ये सब कहकर मेरा मन बदल दोगी? बिल्कुल नहीं। आज इस लड़की के कारण तू मेरी बात काटने लगा है। यह सब इस प्रिया के कारण। आज तो यह लड़की मेरे हाथों से बचेगी नहीं। परीक्षा है ना कल तेरी, देखती हूँ कैसे देती है तू परीक्षा। सुजाता रसोई में जाती है और चिमटे को गर्म करके बाहर आती है। नहीं दादी, मुझे मत मारिए। अरे अभी तो छुआ भी नहीं है तुझे। ये स्कूल जाकर ड्रामा सीख कर आई है तेरी बेटी महेश। और तभी सुजाता गर्म चिमटे को प्रिया के दाएं हाथ में लगा देती है। इससे पहले कि महेश प्रिया को बचा पाता, सुजाता उसका वही हाथ जला देती है जिससे अगले दिन उसे परीक्षा में लिखना था। मैं कैसे दूंगी एग्जाम पापा? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। मैं भी अनपढ़ गवार कहीं का, कैसे तेरी मदद करूं? तेरा भाई भी शहर में है, उसे तो आने में ही कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। महेश ये कह ही रहा होता है कि उसका बेटा अनिरुद्ध गले में वरमाला पहने एक लड़की के साथ अपने घर के दरवाजे पर खड़ा आवाज लगाता है। मॉम! अपने पोते को, अपने कुल के चिराग को दरवाजे पर खड़ा देख सुजाता उसकी तरफ भागती है। अरे मेरा लाडला, कितने सालों बाद तुझे देख रही हूँ। तू तो शहर जाकर दादी को भूल ही गया है? क्या जरूरत थी महेश से पढ़ने बाहर भेजने की? अरे कमाना ही है ना, तो पैसों की कोई कमी है क्या हमारे पास? बैठ कर राज करता हमारा बेटा, पर तूने तो इसे बाहर दौड़ धूप करने भेज दिया। देख मेरा बच्चा कितना सूख गया है। अपनी दादी के हाथों को पीछे करता हुआ अनिरुद्ध कहता है, दादी, यू आर चॉकिंग मी। ये तुम्हारे साथ कौन है? हो, ये दादी के प्यार में तो बताना ही भूल गया, इसलिए तो मैं यहाँ आया था। शी इज माई वाइफ शीतल। अरे मेरा लाडला, कितने सालों के बाद देख रही हूँ तुझे। तू तो शहर जाकर दादी को भूल ही गया था। अरे क्या जरूरत थी महेश से पढ़ने बाहर भेजने की? कमाना ही है ना पैसे, कोई कमी है क्या हमारे पास? अरे बैठ कर राज करता हमारा बेटा, पर तूने तो इसे बाहर दौड़ धूप करने भेज दिया। देख मेरा बच्चा कितना सूख गया है। अपने दादी के हाथों को पीछे करता हुआ अनिरुद्ध कहता है, दादी, यू आर चॉकिंग मी। ये तुम्हारे साथ कौन है? ओ, ये दादी के प्यार में मैं तो बताना ही भूल गया, इसलिए तो मैं यहाँ आया था। शी इज माई वाइफ शीतल। तुमने शादी भी कर ली? यह सब क्या है अनिरुद्ध? शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, 2 परिवार का मिलन होता है शादी। और हम तो जानते भी नहीं कि ये बच्ची है कौन। मैं शीतल हूँ अंकल, आई मीन डैडी। मैं और अनिरुद्ध एक ही साथ MBA कर रहे हैं। इसी बीच हम दोनों को प्यार हो गया और हमने शादी कर ली। आफ्टर ऑल हम 18+ है, और अगर हमें वोटिंग राइट मिल रहा है तो पार्टनर चुनने का राइट क्यों ना मिले? ये सब क्या बोल रही है तेरी बहू अनिरुद्ध? अरे लड़की सारी शर्म बेच खाई है क्या तूने? ये शीतल है दादी, प्रिया। इस लड़की के कारण तुझे छोटे मोटे कॉलेज में जाना पड़ रहा है। छोटे बड़ा कुछ नहीं होता मॉम, यही तो पढ़े लिखे होने का फायदा है। मन से ये कि सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं। वो तो तू ठीक कह रही है बहू, पर ये प्रिया कितनी जलती है तुझसे। बचपन से ही इसे अनिरुद्ध फूटी आंख नहीं पाता था। उसी शाम फुलवा अनिरुद्ध के कमरे में जाकर कहती है, कोई कुछ भी कहे, मेरा बेटा लाया तो हीरा है। हम पूरे गांव में भी खोज लेते ना तो इतनी होनहार बहू मिलना संभव ना था। थैंक यू मॉम, फाइनली किसी को तो मेरा डिसीजन सही लगा। सही क्यों ना लगेगा बेटा? कितनी मन्नत मांगी थी मैंने, बड़ी उम्मीद थी तुझसे कि तुझे अफसर बनाऊंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी। देख तू अफसर तो नहीं बना, पर बहू कितनी अच्छी लेकर आया है। पर सच कहूँ बेटा, ये बहू कॉलेज में प्रिया के साथ जाती अच्छी नहीं लगती। आज ही मैंने देखा कुछ लड़के उससे बात कर रहे थे। अच्छे लड़के नहीं है वो। ये तुम लोगों का कॉलेज नहीं है बेटा। बहू भी ना बेचारी भोली है, हंस हंस कर सबसे बात कर लेती है। ये सब ना प्रिया की गलती है। अपने दोस्तों से शीतल की इतनी बात करवाने की क्या जरूरत थी? अपने हिसाब से अपने बेटे के मन में अपनी बहू के लिए शक और अपनी बहू के मन में अपनी बेटी के लिए जलन डालकर फुलवा बड़ी खुश थी। अब देखिएगा माँ जी का विस्फोट होता है। अनिरुद्ध कैसे शीतल को शहर छोड़ाता है और खुद ही प्रिया की शादी करवाता है। अगले दिन फिर शीतल प्रिया के दूसरे एग्जाम के पेपर लिखने उसके कॉलेज जाकर जब वापस लौटती है तो घर पर पहले से ही अनिरुद्ध उसका इंतजार कर रहा था। लगता है तुम्हें गांव बहुत पसंद आ रहा है शीतल। मैं तो वापस चला जाता हूँ कॉलेज, तुम यहीं रहो। नहीं, जो आप लोगों की बातों को सुनकर चुपचाप सहती रहेगी। ये पढ़ी लिखी शहर की लड़की है, वहाँ लड़कियों को जीने दिया जाता है, ना कि इस घर की तरह उन्हें घुट घुट कर रहना पड़ता है। बाप रे, यहाँ तो सभी 30 मार खान बन बैठे। लग रहा है सारे अफसर इसी घर से बनकर निकलेंगे। गृह प्रवेश कर शीतल अनिरुद्ध के साथ अपने ससुराल आ जाती है। शीतल अपनी पहली रसोई की रस्म करने रसोई में जाती है। गॉड, मुझे तो कुछ भी आता ही नहीं। ये गैस ऑन कैसे होती है?
आओ मैं तुम्हें बताती हूँ, या तुम रहने ही दो, मैं तैयारी कर देती हूँ, वरना तुम जल सकती हो। ये कहकर जैसे ही प्रिया अपने हाथ को आगे बढ़ाती है, अपना जला हुआ हाथ देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ओह गॉड, पर तुम खाना बनाओगी कैसे? तुम्हारा तो हाथ जला हुआ है। कल मेरे ग्रेजुएशन के एग्जाम्स भी है, मैं कैसे दूंगी एग्जाम? तुम मुझे बताओ कि कुकिंग कैसे करनी है, मैं खुद कर लूंगी। वैसे ही कल तुम मुझे बताना लिखना क्या है, मैं लिख दूंगी। आखिरकार तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती है। प्रिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, मानो उसे क्या मिल गया था। उसकी मेहनत को देखते हुए कायनात ने खुद शीतल को उसकी मदद करने भेजा था। प्रिया को शीतल की मदद मिलती देख फुलवा अपना दिमाग चलाना शुरू करती है। एक बेटी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, अब एक बहू भी आ गई है। सबको सारी पढ़ाई इसी घर से क्यों करनी है? इस अनिरुद्ध को शीतल से दूर करना होगा और प्रिया को इस घर से। फूट डालो और राज करो। अगले दिन जब शीतल प्रिया के साथ उसके कॉलेज से लौटती है, अरे बैठ जा बहू, थक गई होगी ना। कहाँ तू कितने बड़े शहर की और खटक रहा था। उन्हीं में से एक था चंदन, जो कि गांव का काफी समृद्ध किसान था। बहुत सारी जमीन और खेती होने के कारण उसके पास रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं थी। और उसकी एक बेटी थी मीना, जो कि आगे पढ़ना लिखना चाहती थी, लेकिन चंदन की सोच की वजह से वो आगे पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। सरपंच साहब, अब जो ये बढ़ चढ़कर सुमन की तारीफ करते हो ना, देखना एक दिन हमारे गांव का नाम मिट्टी में मिला देगी ये लड़की। अरे बेटियों को इतना ज्यादा पढ़ा लिखाना किसी तरह से भी सही नहीं है, क्या भैया? चंदन के कुछ दोस्तों ने उसका साथ दिया और एक साथ कहा, हाँ हाँ, चंदन सही कह रहा है। हम इस सुमन और इसके बाप हरकू की बातों में नहीं आने वाले। हम अपनी बेटियों को ये पढ़ाई लिखाई में लगाने वाले नहीं है। लड़कियों को घर का काम काज करना आना चाहिए और वही उनके लिए सही है। ये तुम कैसी बात कर रहे हो चंदन? क्या तुम देखते नहीं, आज सुमन हमारे गांव में डॉक्टर बनकर लौटी है, गांव के सभी लोगों का इलाज करेगी। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। ध्यान रखना सरपंच साहब, और हरकू तू भी कहीं ऐसा ना हो तेरी बेटी गांव वालों का इलाज करते करते कुछ और ही कर बैठे। मैं जानता हूँ ऐसी पढ़ी लिखी लड़कियों के ना पैर घर में नहीं टिकते। मैं तो कहता हूँ जल्दी से इसके हाथ पीले करते हैं। खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी कहा। आप गुस्सा मत करो पिता। पर अभी तो कॉलेज की छुट्टियां चल रही है ना अनिरुद्ध। वहाँ तो छुट्टियाँ चल रही है, पर यहाँ शायद कुछ और ही चल रहा है। और ये क्या बदतमीजी है अनिरुद्ध? क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो अनिरुद्ध तुम? आज भाभी और ननद एक हो गई है। बताओ दादी। अरे तू ही देख बेटा, ऐसे ही हम इन दोनों पर कुड़कुड़ नहीं कर रहे थे। ये सारी बहस चल रही होती है कि तभी दरवाजे पर महेश आ जाता है और ये सारी बातें सुन लेता है। मुझे शर्म आती है कि मैंने तुझे शहर क्यों पढ़ने भेजा, जब पढ़कर भी तेरी बुद्धि ऐसी ही रहने वाली थी। क्या तूने पढ़ा नहीं है कि भारत पर राज करने के लिए कैसे अंग्रेजी हुकूमतों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी? ये जानकर भी तू अपनी माँ के बनाए झांसे में पड़ गया। अरे तुझसे बुद्धि वाली तो तेरी बहू है, जो इनके झांसे में नहीं आई। क्यों फुलवा, तुझे क्या लगता है मुझे भनक नहीं पड़ेगी कि तू मेरे पीछे क्या षड्यंत्र रच रही है? शांत बैठने वालों में से तो तू है नहीं, और माँ आप। अरे मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने शीतल को प्रिया की परीक्षा में मदद करने से मना किया है और मैंने ही फोड़ा है अनिरुद्ध को। गई भैंस पानी में। मॉम, ये सब आपने? गॉड, आई एम सो सॉरी शीतल, तू मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। कितने लोगों से लड़कर मैं प्रिया को काबिल बनाना चाहता था और प्रिया भी लगी रही। एक तू है, तुझ पर तो उससे कम ही बंदिश है। इतने बड़े शहर से पढ़कर आया है तू, उसके बाद भी ऐसी छोटी सोच। बहुत कोशिश की मैंने सबको बदलने की, कोई बात नहीं, अब मैं ही बदल जाता हूँ। प्रिया अपना सामान बांधो और चलो मेरे साथ, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। डैडी मैं आपके साथ आऊंगी, वैसे भी प्रिया के अभी 2 पेपर और बाकी है। महेश के साथ प्रिया और शीतल को जाता देख फुलवा और सुजाता घबरा जाती हैं और अनिरुद्ध भी अपनी गलती पर फूट फूट कर रोने लगता है। प्रिया की पढ़ाई को रोकने के लिए और कितना कुछ करेंगे आप दोनों। आप लोगों ने मेरी पत्नी छीन ली, मेरे सर से मेरे पिता का हाथ भी छीन लिया आप दोनों ने। अब मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। रही आप दोनों, कोई नहीं पड़ेगा इस घर में। आप दोनों को जैसे रहना रहिए। ये कहकर अनिरुद्ध भी घर से निकलने लग जाता है। सब कुछ बिखरता देख फुलवा और सुजाता के मन का अहंकार खत्म हो जाता है। वो दोनों भागती हुई सभी को रोक लेती हैं। अरे प्रिया पढ़ेगी, बस सिर्फ प्रिया ही नहीं, हमारी बहू भी पढ़ेगी उसके साथ, और मैं भी अक्षर ज्ञान लेने की कोशिश करूंगी। पढ़ाई तो बहुत जरूरी है, अनपढ़ हूँ ना, इसीलिए एक बार कमर दर्द के मलहम की जगह मुझे दांत का मंजन दे दिया था उसमें दुकानदार ने। और सभी हंसने लगते हैं। कहीं ना कहीं सुजाता और फुलवा को भी पढ़ाई की कीमत समझ आने लगी थी, पर गांव वालों के तंज उन्हें पढ़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहे थे। पर अपना घर बिखरता देख वो समझ गई कि कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। और इसके बाद उनका पूरा परिवार गांव वालों को भी शिक्षा का महत्व बताना शुरू कर देता है। पूरे गांव में हल्ला मचा पड़ा था। हरखू किसान की बेटी शहर से डॉक्टर बनके लौटी थी। पूरा गांव हरखू किसान की बेटी को देखने उमड़ पड़ा था। सब लोगों की जुबान पर बस एक ही बात थी, हरखू की बिटिया आज डॉक्टर बन गई और पूरे गांव